Hello students, I am Kalpana Prajapat. Today in this video we will complete part 2, or we can say that the final part of chapter 1, economic problem of microeconomics, class 12th NCERT. So let's discuss what we have learnt in the last class. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन करने की। हमें सिलेक्शन करने में जो प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती है। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो हर जगह क्या होती है, कॉमन होती है। आप कहीं भी चले जाए, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में, वो प्रॉब्लम कॉमन होती है। फिर हमने उस जो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमने उन्हें डिस्कस किया था वास्टली। तो आप प्रीवियस वीडियो में आप वो देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछा जाता है। इसके 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, और ये डिपेंड करते हैं कि कितने मार्क्स में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इलेबोरेट करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, हम उसे पीपीसी कर्व भी कहते हैं। सो ये एक कर्व है जो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन। क्या दिखाता है ये? अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन दिखाता है ऑफ 2 गुड्स, जो 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है, विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि हमारे पास क्या है, ये बताता है कि कोई भी 2 गुड्स उसके बारे में हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड हैं। ये क्या क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं, और हमारे पास कौन सी टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, और तो ये सारी चीजें हम एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, हम यहाँ किसी भी 2 चीजों के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई वीट ही लेना है या मेज ही लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो, मेज और मशीनरी कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन आपको एग्जाम के टाइम में टेबल बनानी बहुत कंपलसरी है, टेबल और डायग्राम बनाना। तो अब जब हम टेबल को देख लेते हैं एक बार, तो टेबल में हमने कॉम्बिनेशन लिए कि जो भी हम इनका हर कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दिया है ABCDEF, और यहाँ हमने वीट और मेज का कॉम्बिनेशन लिया है। अगर हम वीट का 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम इसकी कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप मान लो कि लैंड है, अब उस लैंड पे या तो हम वीट का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या मेज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। अगर हमने लैंड हमारा लिमिटेड है, अगर हमारा 1 एकड़ का लैंड है, तो हमने वहां पे वीट का अगर 0 प्रोडक्शन किया है, तो हम पूरे लैंड पे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी अगर हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, उसकी यूनिट बढ़ाते जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेज है जो उसको हमें कम करना पड़ेगा। और तो ये क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन, जो वेरियस कॉम्बिनेशन है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये आ जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप कर्व देखिए कि जो ये हमने यहाँ वीट लिखा है, y एक्सिस पे हम वीट रिप्रेजेंट करेंगे और मेज हमारा x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन से हमने मार्क किया है, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, कि हमारा जो 1 एकड़ का लैंड था, हमने उसका फुली यूटिलाइज किया अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के।
लेकिन अभी आप ये देखोगे कि शिफ्टिंग, अगर ये लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे तो फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेफ्टवर्ड जब भी शिफ्ट होगा कि जब हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम उनको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, हम अच्छे सीड्स का यूज नहीं कर रहे, या हमारे पास जितनी हम वेस्ट कर रहे हैं, जो जगह है उसको वेस्ट कर रहे हैं हम। अब और यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो हमने नई टेक्निक का यूज किया और हमने लिमिटेड लैंड पे हमने क्या किया, ज्यादा फसल हमारी उगा दी, तो वहां पे हमारे रिसोर्सेज का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्ट है, तो आपको एक टेबल लर्न होनी चाहिए और टेबल के थ्रू आपको ये एक डायग्राम रिप्रेजेंट जरूर करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आप ये देखो, और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनी कॉमोडिटी which has been given up in order to produce other commodity। कि अगर हम cost of best next foregone alternative, आप ये देखो जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था, यहाँ पे हमें वीट और हमने मेज लिया था कि या तो हम वीट का प्रोडक्शन करेंगे या मेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, हम दोनों का प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं कर पा रहे थे, हमें एक चीज को कम करना पड़ रहा था। तो हम पूरे लैंड पे तो हमारा क्या, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। या आप देखो, आप अपने घर मान लो आपकी पॉकेट मनी है 100 रुपीज, अब उस 100 रुपीज में वो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपको मान लो पेन परचेज करने हैं, रेड ब्लू पेन परचेज करने हैं, या तो आप 100 रुपीज के सारे ब्लू पेन ले सकते हो या फिर सारे रेड पेन ले सकते हो या उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हो अलग अलग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या जो दोनों आप यूं सोचो कि 100 में मैं 200 की चीज ले लूं, तो ये इम्पॉसिबल सी ही बात हो जाएगी। या तो आपको वहां पे जाकर क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, जो हमें एक ऑल्टरनेटिव जो होता है, दो ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। तो यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है कि हमने एक जो है एक अपॉर्चुनिटी को हमने क्या कर दिया, गिवन अप कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया एक ऑल्टरनेटिव को, और हमने दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज किया। और अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी जिसे कहते हैं। एमओसी क्या होता है, एमओसी होता है जब हमने जितनी भी हम प्रोड्यूस करते हैं एडिशनल यूनिट, द अमाउंट ऑफ अदर कॉमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड विद द इंक्रीजिंग रेट। कि आप अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 रुपीज का, कि अगर आप ब्लू पेन और रेड पेन है, अगर आप रेड पेन ज्यादा उसकी यूनिट बढ़ा रहे हो परचेज करने की, अगर 10 रुपीज का एक रेड पेन आता है, अगर मान लो आप 90 रेड पेन खरीद रहे हो, ठीक है, और आपने फिर 9 रेड पेन खरीद रहे हो 90 रुपीज में, और इवन जो 10 रुपीज का एक ब्लू पेन खरीदा, तो आप जैसे आप ब्लू पेन की क्या करोगे, यूनिट्स बढ़ाते रहोगे, तो आपको रेड पेन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही जो होता है, हम इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि लॉस ऑफ एक्स अपॉन में गेन ऑफ वाई, की आपने लॉस क्या किया, कि रेड पेन आपने कितना लॉस करते जा रहे हो, उसकी यूनिट कितनी कम कर रहे हो, और आप ब्लू पेन की कितनी यूनिट को इंक्रीज कर रहे हो। अब है नेक्स्ट हमारा, व्हाई डज द पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, वो ओरिजिन कॉनकेव क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी मस्ट है। ये आपसे 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। अगर सिर्फ 1 मार्क में पूछेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि पीपीसी कॉनकेव होता है, ओरिजिन क्यों होता है कॉनकेव, क्योंकि एमओसी की वजह से। जो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है, जो हमारा एमओसी है, उस एमओसी की वजह से ये क्या होता है, हमारा कॉनकेव होता है। लेकिन अगर ये 4 और 5 मार्क्स में पूछेंगे तो आप
आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ज्यादा मार्क्स में पूछेंगे तो आपको पहले हर चीज की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि पीपीसी क्या होता है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। टेबल बनाना, डायग्राम रिप्रेजेंट करना और फिर अजम्पशन लिखना, तो ये सारी चीजें आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि जो अजम्पशन जो होता है, अजम्पशन क्या होती है पीपीसी की, ये होता है कि अजम्पशन में टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। और क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा लैंड क्या है, हमने जो अज्यूम किया है वो लिमिटेड है, हमारी पॉकेट मनी 100 रुपीज लिमिटेड है। अब यहाँ पे आ गया कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास कांस्टेंट है। अगर जो उस टाइम पे टेक्निक है वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही है, हमारे पास इतनी डेवलप टेक्निक नहीं है, कोई न्यू टेक्निक नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टेक्निक भी। और फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है यूज करने के लिए, हमारे लैंड है, हमारे लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, ये सारी चीजें क्या है हमारी फिक्स है। तो उसके अंदर क्या, तो ये सारी इन्हीं वजह से क्या होता है, हमारा पीपीसी जो होता है हमारा कॉनकेव होता है, ओरिजिन को नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारे की जो फीचर्स क्या होते हैं पीपीसी के फीचर हैं, एक तो ये कॉनकेव होता है ओरिजिन पे, दूसरा क्या होता है इसका स्लोप क्या होता है नेगेटिव, ये क्या होता है नेगेटिवली स्लोप। अगर कोई चीज अगर स्ट्रेट जा रही है तो पॉजिटिवली होती है। और ये क्या दिखाता है हमारा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है। तो मेन ये है पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग चीजों को इलेबोरेट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, कि जो पीपीसी है वो राइटवर्ड क्यों शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होता है, उसके क्या कॉजेज है। तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, जो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होने के रीजन है कि जैसे मैंने बताया, जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा हुआ था तो उसमें हमने HYV सीड्स यूज किए थे किसानों ने, फार्मर्स ने, तो हाई यील्डिंग सीड्स थे, उससे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था। तो अब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लैंड तो हमारा लिमिटेड है, लेकिन अगर हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूवमेंट है, हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं, उससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, तो हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, हम कॉम्बिनेशन किसी भी चीज के बना सकते हैं। और क्या, अगर सब्सिट्यूट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल है रिसोर्सेज के, तब भी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे कि अब हम सीएनजी का यूज करने लग जाएं डीजल और पेट्रोल की जगह, सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं हमारा प्रोडक्शन में हेल्प हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि आपको डीजल पेट्रोल यूज नहीं करना, तो हम सीएनजी यूज कर रहे हैं, या हमारे यहाँ पे जैसे हमारा फार्म है, वहां पे क्या आ रही है, लाइट नहीं आ रही, तो हमने सोलर एनर्जी का यूज करके अपना समरसीवर चलाया, मोटर चलाई, और हमने पूरे उसमें फील्ड में अपने पानी दिया। तो ये सारी चीजें हमें अपना देखना पड़ता है, तो इससे हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे होता है पीपीसी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड, हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक है, हम अभी भी अपना पुरानी चीजों में लगे हुए हैं, हम ट्रैक्टर की जगह हम बैल का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आउटडेटेड टेक्निक है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, और टूल्स नहीं है, प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर सीड्स नहीं है, या हम अपना ये जितनी भी ये जो चीजें हैं ये हमारी आउटवर्ड है। या जब अगर आप अपना असाइनमेंट ही कर रहे हो, तो असाइनमेंट में आप देखोगे कि कोई बच्चे को गेन हो रहा है मार्क्स में और किसी को नहीं हो रहा, तो क्योंकि क्या पता उसकी पुअर हैंडराइटिंग हो, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसी की पुअर है, तो वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हो।
अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज फॉल, कि जिस जो वॉल्यूम जो है रिसोर्सेज के वो फॉल हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, जिस वॉल्यूम में हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वहां पे मान लो हमारी जो हमारी क्रॉप है, क्रॉप में क्या हो गया, वहां पे क्या कहते हैं, क्रॉप खराब हो गई, कुछ रेनफॉल हो गई, हैवी रेनफॉल, किसी वजह से जो वॉल्यूम है हमारा वो डाउनफॉल होता जा रहा है, तो उससे भी क्या होगा, हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ चीजों का, तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या अनएम्प्लॉयमेंट है, या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या क्या कर दिया, स्ट्राइक पे जो हमारे जो कंपनी में जो है हमारे वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, तो अब स्ट्राइक पे चले गए, या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई कि इतनी ज्यादा हमारे जो वेजेस बढ़ गए हैं कि हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या होगा हमारा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल वेजेस भी देने के लिए कैपिटल नहीं है, और हमारा तो हमारा प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। अब जो आ जाता है जैसे कि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, अब ये सब हमने पहले, मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है, हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है हमारा प्राइस थ्योरी, हम इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस थ्योरी भी इसे कहते हैं। ये जो होती है द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स ओनली, ये क्या करती है, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में डील करती है, कि वन फर्म है, वन इंडस्ट्री है, एक इंडिविजुअल की इनकम है, एक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन है, जो भी है, जो सिर्फ एक ही पर्सन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, तो हम इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमें प्राइस, हमें किसी चीज का हमें प्राइस टैग लगाना है, कुछ लगाना है, तो हम इसमें अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, थोड़े गवर्नमेंट के रूल्स को, रेगुलेशन को देखते हुए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ये आ जाता है हमारा जो मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होता है डिमांड और सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई होती है यही टूल होते हैं, इसी से हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज में करना है, हमें प्राइस क्या रखने हैं, ये सारी चीजें हमें इसी से पता चलती है, यही टूल है। और जो प्रॉब्लम जो होती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ होती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं हम इसका एलोकेशन कैसे करें, कैसे हम यूटिलाइज करें। जैसे आपने देखा होगा, अगर एक फार्मर है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, या कोई बिजनेसमैन है, वो अभी उसने स्टार्टअप किया, उसे नहीं पता कि कैसे होगी, उसके कैसे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी क्या, उसको यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है कि कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, प्रॉब्लम होती है वहां पे। तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगल चीज से रिलेटेड है, अब इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारी इसके लिए सेपरेट बुक है, लेकिन हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है ये इसको हम एक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। इसके अंदर जो है हम पूरे होल की बात करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं कि पूरे देश में कि हमारी पूरे नेशनल इनकम क्या हुई है, कि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, उससे हमारी पूरे नेशनल की इनकम क्या हुई है, ये हमारे डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम में होता है कि जो भी हम सेल परचेज कर रहे हैं वो हमारी विद इन द बाउंड्रीज कर रहे हैं, विद इन क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कर रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम में आ जाएगा हमारी की जो हमने फॉरेन ट्रेड किया है, वो फॉरेन ट्रेड भी इंक्लूड हो जाता है, तब वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीजें इंक्लूड हो जाए। अब है मेन टूल्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं इसके कि जिससे हमें पता लगता है कि हमारी क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स
कैसे हो रही है एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, हम इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखते हैं कि पूरा बल्क में चीजें पूरे नेशनल लेवल पे हमारी जो किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। लोगों ने, जैसे आप देखते होंगे कि जो एक डेटा भी रिलीज होता है कि कितने लोगों को क्या किस चीज में उन्होंने अपने लग्जरी में कितना स्पेंड किया, कितने लोगों ने नेसेसिटी में स्पेंड किया। तो इन सब से एक हमें जो इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमें मैक्रो में पता चलती हैं। मेन प्रॉब्लम, अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है? जो प्रॉब्लम होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी, इनकम एंड डेवलपमेंट। तो अब मेन प्रॉब्लम इसके अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट की इसलिए होती है क्योंकि चाहे कोई कितनी भी अच्छी वास्ट इकोनॉमी हो, वो पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट हर किसी को देना थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम इंडिया जैसे अपने कंट्री की बात करें तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो इतना नहीं है लैंड, लेकिन पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है और वो डे बाय डे इंक्रीज हो ही रही है। तो इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और वांट्स ज्यादा हैं। तो इसलिए हमारी जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, वो हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स और ब्रांचेस की। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हम डील करती हैं इन प्रॉब्लम को। तो पहली जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज के बारे में कि यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का क्या हो क्या नहीं हो, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन सब के बारे में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करती है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी जो डेवलपमेंट इकोनॉमी है उस ब्रांच में हम इसकी डीलिंग करते हैं। और फिर आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम कैसे हम रिसोर्सेज का फुलर और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। तो ये वेलफेयर इकोनॉमी में होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में आएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में हमें बताती है। मैक्रो से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश में ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। अब इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसी, इट्स अ प्लेस वेयर पीपल गेट देयर लिविंग। काम करने, मतलब जहां पे भी, कोई भी जगह जहां पे हमें अपनी लिविंग जो है हम गेट देयर लिविंग, मतलब अपनी लिविंग, अपने जीने के लिए हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें इनकम हो रही है जिस भी काम से, जिस भी जगह से, उसी से हमारी इकोनॉमी बन जाती है। और बिना इकोनॉमी के कोई देश स्टैंड नहीं कर सकता, कोई घर स्टैंड नहीं कर सकता। इकोनॉमी क्या होती है कि अपनी अर्निंग करना ही हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है, चाहे आप किसी भी चीज से लेकर अर्निंग कर रहे हो, कोई भी काम करके। तो जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर हम मेनली 3 एक्टिविटीज करते हैं अर्निंग करने के लिए, क्योंकि लिविंग हमारी, चाहे बिजनेसमैन हो उसका भी मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। एक नॉर्मल इंसान हो वो भी काम करता है, अर्निंग के लिए काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी को पूरे चलाने के लिए, जैसे आप अभी कोरोना वायरस में देख रहे हो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया है। वो डाउनफॉल इसलिए हो गया है क्योंकि जो हमारी जो इकोनॉमी में क्या कहते हैं, जो ये तीनों चीजें होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये अच्छे से नहीं हो पाया है। तो इसलिए बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो स्टैंड करती है वो एक छोटे से फुटकर दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन को, सबको ओवरऑल मिला के हमारी इकोनॉमी बनती है। तो इसके अंदर जो 3 बेसिक में है, फर्स्ट प्रोडक्शन जो करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों को, ये नॉट ओनली इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, सिर्फ उन्हें यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी ही नहीं बढ़ानी, बल्कि उन्हें क्या करना है, मॉनेटरी वैल्यू में उन्हें क्या करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। अगर हम सिर्फ यूटिलिटी के बारे में सोचते रहे, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे, तो हमारी इकोनॉमी स्टैंड नहीं कर पाएगी।
तो हमें क्या है, एक्सप्लॉइट भी नहीं करना लोगों को, लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचना है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है। और सेकंड है हमारा कंजप्शन और थर्ड इन्वेस्टमेंट। अब कंजप्शन क्या होता है कि कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, कि अब मुझे किसी चीज की नीड है, मुझे एक कैमरा चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको परचेज किया, तो मेरी वांट सेटिस्फाई हुई और वहां पे जो सेलर ने प्रोडक्शन किया उसका, मैन्युफैक्चरर ने, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन हुआ और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है हमें, कि जो कैपिटल गुड्स हैं उसके बारे में हम जो बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट अपने देश में बनाना, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करना गुड्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कैपिटल गुड्स। अब मेन ये रहता है कि हम सब कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें कैपिटल गुड्स पे एक इकोनॉमी को लॉन्ग टाइम तक स्टैंड रखने के लिए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होना, उसका स्टॉक होना, उसमें टेक्निक को बढ़ाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी। क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमी? को हम एक्चुअल फैक्ट्स भी बोलते हैं, जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट्स एन इकोनॉमी विच डील्स विद सिचुएशन एज दे आर, कि जो देश में जो भी सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन है, वो उस प्रेजेंट से डील करती है। किससे डील करती है? प्रेजेंट से डील करती है। दिस इकोनॉमी स्टडी एक्चुअल फैक्ट्स एंड इट्स कोजेस, की एक्चुअल जो रियलिटी अभी हमारे देश में है उससे हम कह सकते हैं ये क्या करती है, प्रेजेंट से डील करती है, जो हमारा प्रेजेंट है, कि अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, हाँ है, तो वो उससे डील कर रही है। अब नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स में होगा कि क्या होना चाहिए, कि हम क्या चाहते हैं कि हमें लोगों को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड हो लोग, ठीक है, और फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिले, प्रोडक्शन अच्छा हो, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, तो ये सब है कि क्या होना चाहिए। अब तो इसमें है वो एज दे ought टू बी, क्या होना चाहिए, तो ये एक्सप्लेन करती है गुड और बैड एस्पेक्ट्स क्या हैं डिसीजन के। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी बढ़ती रही तो हमारे देश में क्राइम बढ़ जाएगा, तो ये इसका बैड एस्पेक्ट्स है। और गुड एस्पेक्ट क्या, अगर हम मेथड्स ढूंढे कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें है जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टेप्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के स्टेप्स ढूंढना, और उसमें है कि एज दे आर, की प्रेजेंट में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये कंप्लीट हो गई है। अगर आप अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो मैंने चीजें बताई हैं आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो आप उतने मार्क्स में उसे आंसर करें, और चीजों को इलाबोरेट करके डेप्थ स्टडी में पढ़ें, तब वो आपके लिए इफेक्टिव होगी। थैंक यू।